नमस्कार साथियों, मैं एस यादव किलौर इस डिजिटल कक्षा में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, हम पढ़ रहे हैं स्कूल मैनेजमेंट और उसकी कमेटी। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, शानदार टॉपिक है और अच्छे प्रश्न पूछे जाने की संभावना भी है। इसलिए इसको अच्छे से आप लोगों को पढ़ना है, समझना है। इसे दो भागों के अंदर मैं तैयार करूँगा। पहले पार्ट में हम देखेंगे स्कूल मैनेजमेंट का अर्थ, उसकी अवधारणा और उसकी परिभाषाएँ और उसके फंक्शंस। फिर उसके बाद सेकंड पार्ट्स के अंदर हमारी स्कूल के अंदर चलने वाली कमेटियाँ जो संसाधनों को क्या करती है, प्रबंधन करने का काम करती है। प्रमुख रूप से तो देखिए दो प्रकार की कमेटियाँ हैं, बाकी छोटी मोटी कई प्रकार की कमेटियाँ होती है। एसएमसी होती है, एक एसडीएमसी होती है, जैसे गांव की भी एक शिक्षा समिति होती है, पेरेंट्स टीचर्स की भी एक समिति होती है। ऐसे अनेक प्रकार की जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो उनका समाधान करने के लिए भी समितियों का गठन किया जाता है। लेकिन परीक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए दो महत्वपूर्ण समितियां भी होंगी जो सेकंड पार्ट में होंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज के टॉपिक की, जिसका नाम है स्कूल मैनेजमेंट एवं समितियां। विद्यालय प्रबंधन एवं समितियां। दो चीज़ें हैं इसमें, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है। ठीक है, तो आज जो हम पार्ट पढ़ने वाले हैं वो पार्ट पढ़ने वाले हैं स्कूल मैनेजमेंट। अंग्रेजी के अंदर मैं लिख रहा हूं इसको स्कूल मैनेजमेंट। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं स्कूल और मैनेजमेंट, दो अलग अलग वर्ड हैं। तो स्कूल की यदि बात करें तो इसकी उत्पत्ति मानी जाती है ग्रीक भाषा के अंदर एक शब्द है स्कोला। स्कोला का अर्थ होता है अवकाश। जब व्यक्ति अवकाश के क्षणों में जब बैठा करते थे और आध्यात्मिक जो बातें किया करते थे उसी को कहा गया था स्कोला। और स्कोला देखिए बदलते बदलते आज किस में आ गया, स्कूल। स्कूल एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है। हिंदी के अंदर हम इस विद्यालय कहते हैं, विद्या प्लस आलय, यानी औपचारिक शिक्षा का वह केंद्र जहां बच्चे का सर्वांगीण विकास किया जाता हो, उसी औपचारिक केंद्र को हम कहते हैं विद्यालय। दूसरा एक महत्वपूर्ण शब्द आता है मैनेजमेंट। साथियों याद रखना, मैनेजमेंट अंग्रेजी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? अंग्रेजी भाषा का। जो देखिए अंग्रेजी भाषा के तीन शब्दों से मिलकर बना हुआ है, मैनेज प्लस मैन प्लस टी। तीन शब्दों से मिलकर बना हुआ मैनेजमेंट। मैनेज, मैन, मैन्स मानी व्यक्ति, टी का मतलब यहां पर है टैक्टफुल्ली। टैक्टफुल्ली अर्थात टैक्टफुल्ली का मतलब होता है ऐसे तरीके अपनाओ कि इस मानव को मैनेज कर लिया जाए और बाकी सब चीजें मैनेज हो जाती हैं। तो प्रबंधन के क्षेत्र की यदि हम बात करें या विकास की बात करें तो सर्वेक्षण, व्यापार, औद्योगिक क्षेत्रों में शब्द का काम में लिया जाता था। आजकल हम इसे शिक्षा के अंदर भी प्रयोग करते हैं, स्कूल के अंदर भी। और आप लोगों को यह भी पता होगा कि आप कोई भी कार्य करते हो तो जरूर ये शब्द आपके मुंह से निकल जाता है, प्रबंधन। तो बात करते हैं साथियों कि ये प्रबंधन है क्या चीज। तो देखिए अंग्रेजी भाषा में तो देखा, अब हम हिंदी में बात कर लेते हैं प्रबंधन। हिंदी में क्या नाम है? प्रबंधन। अंग्रेजी में मैनेजमेंट। प्रबंधन का अर्थ सबसे पहले हम बात करते हैं। देखिए एक बार आप भी सोच के देखिए, आप लोग प्रबंधन कहते किस चीज को? क्या है आपकी नजर में प्रबंधन? प्रबंधन एक प्रोसेस का नाम है, याद रखना ये चीज। इसमें बहुत कुछ किया जाता है, उसी की हम बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले यदि हम बात करते हैं ना प्रबंधन की, तो प्रबंधन के अंदर आता है पूर्व निर्धारित, पूर्व निर्धारित, पूर्व निर्धारित लक्ष्य या उद्देश्य जो भी है हमारे पास, पूर्व निर्धारित लक्ष्य या उद्देश्य को प्राप्त करने का सामूहिक प्रयास। अकेला व्यक्ति नहीं है, सामूहिक प्रयास। इस प्रयास को हम प्रक्रिया भी कहते हैं और अंग्रेजी में कहें तो प्रोसेस। तो सीधा सा पूर्व निर्धारित लक्ष्य या उद्देश्य को प्राप्त करने का सामूहिक प्रयास या प्रक्रिया क्या कहलाता है? प्रबंधन। इसको प्रबंधन कहते हैं। ये सिंपल सा अर्थ है। देखिए थोड़ा सा याद कर लेना, फिर पूछूंगा एक बार आप लोगों से।
तो याद रखना ये चीज़, अंग्रेजी के अंदर मैनेजमेंट, जो अंग्रेजी भाषा का शब्द, अंग्रेजी के 3 शब्दों से मिलकर मैनेजमेंट प्लस टी, टी का मतलब टैक्टफुली। हिंदी में देखिए हमारे पास 2-3 वर्ड आए हैं, एक तो पूर्व निर्धारित क्या हो, लक्ष्य हो। दूसरा बात देखिए, उसको प्राप्त करने के लिए अकेला व्यक्ति नहीं, सामूहिक सामाजिक रूप से। और तीसरा एक प्रयास, प्रोसेस को अपनाया जाता है। प्रोसेस का मतलब होता है क्या करना है, कब करना है, कहाँ करना, कैसे करना है। जब इन प्रश्नों के आंसर देखिए हमें मिल जाते हैं, इसका मतलब मैनेजमेंट हो गया है। अगर इनके आंसर नहीं मिलते हैं तो हम मैनेजमेंट कर रहे होते हैं। अब उसके बाद देखिए इसी चीज़ को और आगे देख लेते हैं कि वास्तव में मैनेजमेंट है क्या चीज़। बात करते हैं, देखिए हमारे पास सबसे पहले क्या था, हमारे पास लक्ष्य था हमारा, या हमारा उद्देश्य जो हमने पूर्व निर्धारित किया था। इस लक्ष्य या उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए देखिए हम क्या करते हैं, क्या करना है, क्या करना है, ठीक है, कब करना है और कैसे करना है, जैसे प्रश्नों के उत्तर ढूंढते हैं। ये सब हमारे तीनों क्या है, प्रयास हैं या प्रक्रिया है, प्रोसेस है। और जब इनका आंसर हमें मिल जाता है तो वही चीज़ हमारी क्या कहलाएगी, प्रबंधन कहलाएगा हमारा, यानी मैनेजमेंट। सामान्य अर्थों में यदि हम देखें कि प्रबंधन वास्तव में क्या है, किसी संस्था में, किसी संगठन में लोगों से कार्य कराने की कला, सिंपल सा अर्थ। संस्था या संगठन में समूह से कार्य कराने की कला, समूह से कार्य कराने की कला, कराने की कला, ये है देखिए मैनेजमेंट। कोई भी संस्था हो सकती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, समूह से कार्य कराने। अगर आप लोगों से कार्य करवा सकते हैं तो प्रबंधन है, अगर लोगों से कार्य नहीं करवा पाते हैं तो मैनेजमेंट नहीं है। दैट क्लियर। अब देखिए इसकी परिभाषाओं की यदि हम बात करें तो परिभाषाएं कोई एक नहीं है, बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग परिभाषा और एक दूसरे से सहमत तक और नहीं है। इसके लिए कहावत चलन में है, 5 अंधे व्यक्ति और एक हाथी। 5 अंधे व्यक्ति एक हाथी को किस तरह से परिभाषित करेंगे, उसी तरह से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी परिभाषाएं भी एक जैसी नहीं होंगी। इसी बात को आगे बढ़ाते हैं और लिखते हैं परिभाषा। ठीक है, परिभाषाएं। परिभाषाओं की यदि बात करें तो देखिए सबसे पहले इसकी परिभाषाएं। अच्छा, परिभाषाओं से पहले कुछ सवाल पूछना चाहूँगा, जो सिंपल से सवाल जो मन में रहते हैं। प्रबंधन का गुरु या जनक किसे कहा जाता है? वैज्ञानिक प्रबंधन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? प्रबंधन के सिद्धांतों का जनक किसे कहा जाता है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। संगठन का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? संगठन का लाइफ ब्लड किसे कहा जाता है? प्रबंधन का हाईवे या नेशनल मार्ग किसे कहा जाता है? प्रबंधन की आत्मा किसे कहा जाता है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं आपके मन में भी, हम उन्हीं की बात करेंगे। तो सबसे पहले परिभाषाओं में बात करते हैं पीटर ड्रैकर। इसे देखिए प्रबंधन का जनक या गुरु कहा जाता है। प्रबंधन का जनक या गुरु या पिता कहा जाता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्रबंधन को उद्देश्य पर आधारित बताया। इन्होंने कहा कि प्रबंधन एक उद्देश्य आधारित, यानी हम एक तरह से गोल ओरिएंटेड देखिए प्रोसेस कहते हैं इसको, उद्देश्य आधारित प्रक्रिया। और उद्देश्य आधारित प्रक्रिया कहने वाले कौन थे? पीटर ड्रैकर। याद रखना, इसीलिए इनके द्वारा एक अवधारणा दी गई MBO। याद रखना, पूछा जा सकता है एग्जाम। MBO की अवधारणा किसने दी? MBO की अवधारणा देने वाले पीटर ड्रैकर। इसी अवधारणा के कारण इनको प्रबंधन का जनक या गुरु कहते हैं। MBO क्या है? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। उद्देश्यों का प्रबंधन करना, उद्देश्यों के द्वारा देखिए मैनेजमेंट करना। पहले आपके पास उद्देश्य होना चाहिए। अर्थ में मैंने बताया पूर्व निर्धारित लक्ष्य या उद्देश्य। अगर आपके पास गोल ओरिएंटेड अगर कोई चीज नहीं है तो आप मैनेज कर ही नहीं सकते। इसलिए MBO की अवधारणा का जनक भी किसको माना जाता है? पीटर ड्रैकर। उसके बाद देखिए दूसरे एक व्यक्ति आते FW टेलर। USA के रहने वाले एक मैकेनिकल इंजीनियर, बेथलेहम नामक कंपनी में काम करते थे। इन्होंने एक बात कही बहुत ही अच्छी कि परंपरागत तरीकों के करने की बजाय वैज्ञानिक तरीके से कार्य करना चाहिए, वो मैनेजमेंट है। परंपरागत तरीकों को इन्होंने नाम दिया अंगूठे का नियम।
अंगूठे का नियम का अर्थ सीधा सा ये होता है कि आप किसी कार्य को प्रारंभ करो, फिर गलतियां होगी सुधार करो। ये ट्रेडिशनल, उन्होंने कहा ये तरीका नहीं है। इन्होंने जो कहा वो कहा कि हमें पहली बार में ही कार्य इस तरह से करने चाहिए ताकि त्रुटियां कम से कम हो, त्रुटियां हो ही नहीं, ताकि हमारा मैनेजमेंट अच्छे से हो। इसीलिए इन्हें कहा जाता है वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक कहा जाता है। वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक, जनक या पिता। वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक या पिता देखिए किसको कहा जाता है? FW टेलर, फ्रेडरिक विंसलो टेलर। कहाँ के रहने वाले थे? USA के रहने वाले। देखिए इनको कहा जाता है वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं और अगली अवधारणा पे चलते हैं। नंबर तीसरे पे हैं रॉस मूरे। इन्होंने देखिए परिभाषा, मैंने पहले कहा था कि प्रबंधन को एक परिभाषा नहीं, बहुत सारी परिभाषा है। रॉस मूरे ने कहा था निर्णय लेना ही प्रबंधन है। प्रबंधन निर्णय लेने की प्रक्रिया। इनके अकॉर्डिंग यदि देखें प्रबंधन निर्णय लेने की प्रक्रिया, निर्णय लेना। अब आपसे एग्जाम में पूछा जाए निर्णय लेने की प्रक्रिया को किसने महत्व दिया? रॉस मूरे ने। इसलिए निर्णय, जैसा आपका निर्णय होगा भविष्य उसी पर निर्भर करेगा। इसलिए प्रबंधन का भविष्य किसको कहा जाता है? निर्णय लेना को। प्रबंधन का भविष्य, प्रबंधन का भविष्य किसको कहेंगे? निर्णय को। जैसा आप कार्य करना चाहेंगे, आपका डिसीजन पे, अगर आप डिसीजन नकारात्मक है तो नकारात्मक प्रवृत्ति अपनाओगे, अगर सकारात्मक है तो आप सकारात्मक प्रवृत्ति। आपका भविष्य निर्भर करता है इस चीज़ पर। 4th नंबर पर देखते हैं कि बहुत ही अच्छी अवधारणा जिनका नाम है हेनरी फियोल। हेनरी फियोल, ये देखिए फ्रांस के रहने वाले थे, खनन विभाग में एक इंजीनियर थे। इन्होंने देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण बताए, प्रशासनिक प्रक्रिया का सिद्धांत का जनक माना जाता है इनको। प्रशासनिक प्रक्रिया का जनक किसको? प्रशासनिक प्रक्रिया का जनक। इनके द्वारा देखिए प्रबंधन करने के 14 सिद्धांत दिए, इसलिए इनको प्रबंधन के सिद्धांतों का भी जनक कहते हैं। प्रबंधन के सिद्धांतों का जनक, सिद्धांतों का जनक। इनके द्वारा जो दिए गए थे 14 सिद्धांत। कितने सिद्धांत दिए गए थे? 14 सिद्धांत दिए गए थे। और 14 सिद्धांत एक तरह से नियम थे जो इन्होंने जीवन में देखा, खनन विभाग में रहते हुए उन्हीं चीज़ों को इन्होंने लिखा और लिखकर उन चीज़ों को बताया कि ऐसे करने से आपका मैनेजमेंट बेस्ट होगा। उसके बाद इनके द्वारा जो अवधारणा दी गई उस अवधारणा को कहा जाता POCC। ये भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट। 5 कार्य बताए इन्होंने प्रबंधन के महत्वपूर्ण, बाकी कार्य इन्होंने कहा गौण। तो देखिए प्रबंधन के कार्यों को 2 भागों में विभाजित करने वाले व्यक्ति हेनरी फियोल। 5 जो महत्वपूर्ण कार्य बताए इन्होंने, याद रखना इसको सीक्वेंस से। सबसे पहले आता है प्लानिंग, नियोजन। प्लानिंग। दूसरा आता है ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। ये पूछ लिए जाते हैं देखिए एग्जाम में। ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। ये 3 जो आप सी देख रहे हैं ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आता है कमांडिंग। कमांडिंग याद रखना, निर्देशन या निर्देश देना। दूसरे सी का अर्थ था कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन, समन्वय। मानवीय और भौतिक संसाधनों में समन्वय बिठाना। और लास्ट सी का अर्थ अच्छे से याद कर लेना, कंट्रोलिंग या कंट्रोल। कंट्रोलिंग, नियंत्रण। ये सीक्वेंस याद रखना। फर्स्ट प्लानिंग, सेकंड ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड कमांडिंग, सी जो सेकंड सी है कोऑर्डिनेशन, समन्वय, लास्ट सी का अर्थ है
कंट्रोलिंग। याद रखना अच्छे से, POCC की अवधारणा किसने दी? हेनरी फियोल। कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के। तीन चीजें इनके, प्रशासनिक प्रक्रिया का जनक, प्रबंधन के सिद्धांतों का जनक और POCC की अवधारणा का जनक। कई बार इसी का अर्थ पूछ रहा है, कई बार पूछ लेता है इनमें से कौन सा नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट और एक महत्वपूर्ण परिभाषा, पांचवी परिभाषा देखिए, लूथर गुलिक। लूथर गुलिक, लूथर गुलिक और उनके साथी और थे जिनका नाम था उर्विक। उनके द्वारा एक अवधारणा दी गई जिसे कहा जाता है पोस्ड। क्या कहते हैं हम? पोस्ड कॉर्बी। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर देखोगे तो 8 है, लेकिन शब्द बनते हैं 7। याद रखना, पी की अभी बात हो चुकी थी, नियोजन। ऑर्गेनाइजेशन की बात हो चुकी, संगठन। और उसके बाद एस की स्टॉपिंग, नियुक्ति करना। नियुक्ति की बात आती है, देखिए, पारदर्शिता से हो और योग्यता के आधार पर हो। डायरेक्टिंग, निर्देशन। उसके बाद ये जॉइंट शब्द है कोऑर्डिनेशन, बात हो चुकी समन्वय, मानवीय भौतिक संसाधनों में। आर, ये एक नया वर्ड आया है हमारे पास, रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग, प्रतिवेदन या आलेखन। आलेखन, ठीक है। बजटिंग, बजट निर्माण। बजट निर्माण की बात कही गई है इसमें, बजटिंग। याद रखना, ये कितने वर्ड हैं? 1 2 3 4 5 6 और 7। और ये अवधारणा देने वाले लूथर गुलिक और उर्विक, दोनों के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है जिसका नाम है पोस्ड कॉर्ब। इस तरह से देखिए, हमने 5 अवधारणाओं को देखा, एक एक करके, पांचों में 5 बातें निकल के आई। इसलिए कहा जाता है प्रबंधन की कोई एक सर्वमान्य परिभाषा नहीं है। एग्जाम में ये काफ़ी पूछा जाता है, चर्चित रहने वाला एक क्वेश्चन है और एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट। तो हम बात कर रहे थे प्रबंधन की। अब देखिए, प्रबंधन की हम विशेषताएं और प्रकृति की बात कर लेते हैं। वास्तव में प्रबंधन है क्या चीज? थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। प्रबंधन की प्रकृति व विशेषताएं। याद रखना एक चीज, प्रबंधन की चाहे प्रकृति हो या विशेषता, सबसे बड़ी एक विशेषता आती है, प्रबंधन क्या है? एक प्रक्रिया का नाम है, एक प्रोसेस है। किसका नाम है? एक प्रोसेस का नाम है प्रबंधन। और कैसी प्रोसेस है? ये निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है, सतत चलने वाली एक प्रक्रिया। अब इस प्रोसेस की यदि हम बात करें, ये प्रोसेस देखिए समूह के रूप में कार्य करती है, इसलिए हम कहते हैं सामूहिक प्रक्रिया है, अकेले की नहीं है। क्योंकि कब करना है, क्या करना, अकेला नहीं कर सकता। सामूहिक है तो हम कहते हैं सामाजिक। कैसी प्रक्रिया है? सामाजिक। और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, इसलिए मानवीय प्रक्रिया भी है, क्योंकि प्रबंधन का कार्य मनुष्य ही करता है, मशीन नहीं करती। दूसरा ये देखिए, यह प्रक्रिया उद्देश्य आधारित भी है, उद्देश्य आधारित। इसके बाद ये एक प्रक्रिया अमूर्त प्रक्रिया भी है, मूर्त नहीं है क्योंकि हमें दिखाई नहीं देती। इसके अलावा और भी यदि हम देखें, ये एक गत्यात्मक प्रक्रिया है, गत्यात्मक डायनामिक प्रक्रिया है। इसके अलावा यदि हम और देखें तो ये जो हमारी जो प्रबंधन की प्रोसेस है, गत्यात्मक के साथ साथ परिवर्तनशील और सार्वभौमिक भी है, सार्वभौमिक भी है, क्योंकि हर स्तर पर देखिए मैनेजमेंट किया जाता है। ये सारी की सारी किसकी विशेषताएं हैं? ये प्रबंधन की विशेषताएं हैं एक तरह से, या हम कह दें इसकी जो प्रकृति को बताया जाता है वो इसी के माध्यम से हम बताते हैं। ये पहली विशेषता हो गई इसकी। नंबर 1,
प्रबंधन क्या है? एक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? बहुत सारी चीजें जोड़ दीजिए इनके पीछे। सतत प्रक्रिया, सामूहिक प्रक्रिया, सामाजिक प्रक्रिया, मानवीय प्रक्रिया, उद्देश्य आधारित प्रक्रिया, अमूर्त प्रक्रिया, गत्यात्मक प्रक्रिया और सार्वभौमिक यूनिवर्सल। दूसरी यदि इसकी विशेषता की बात करें, ये कला और विज्ञान दोनों है। कला व विज्ञान दोनों। कला और विज्ञान दोनों। एक बात याद रखना, कला क्या है? मानव के अंदर जो पाए जाने वाला एक विशेष गुण, और उस विशेष गुण को यदि प्रशिक्षण दे दिया जाए तो उससे कौशल डेवलप हो जाता है, दक्षता डेवलप होती है। तो कला क्या है? दक्षता या कौशल को कहते हैं। अर्थात हम ऐसे भी कह सकते हैं, मानव द्वारा प्राप्त ज्ञान का व्यवहार में प्रयोग करना क्या कहलाता है? कला कहलाता है। दूसरा विज्ञान हमें बताता है किसी कार्य को किस तरह से करना है, वो भी क्रमबद्ध तरीके से करना, व्यवस्थित रूप से करना। कौन बताता है? विज्ञान। वास्तव में प्रबंधन कला और विज्ञान है। कार्य करने में दक्ष होना चाहिए, परिपूर्ण होना चाहिए, कौशल हो, और उसे सिस्टमेटिक तरीके से किया जाए तो वो मैनेजमेंट कहलाता है। तीसरे नंबर पर देखिए, ये बहुआयामी प्रबंधन क्या है? बहुआयामी प्रक्रिया है। बहुआयामी कैसे? क्योंकि यदि हम बात करें प्रबंधन की, देखिए कार्य का प्रबंधन, कार्य के अलावा देखिए लोगों का प्रबंधन और संचालन का प्रबंधन। तो यानी प्रबंधन कोई एक चीज नहीं है, लोगों का प्रबंधन, कार्य का प्रबंधन और परिचालन का प्रबंधन। इस तरह से प्रबंधन को हम कई भागों में कह सकते हैं, लोगों का प्रबंधन, कार्य का प्रबंधन और परिचालन का प्रबंधन। इस तरह से देखिए प्रबंधन सबसे पहले एक प्रोसेस है, दूसरा कला और विज्ञान है, तीसरा एक बहुआयामी है, और चौथा हम कह सकते हैं एक उद्देश्य आधारित प्रक्रिया है। यानी गोल ओरिएंटेड प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं? प्रबंधन कहते हैं। इस तरह से ये प्रबंधन की विशेषताएं। अब देखिए हम लगे हाथों थोड़ा सा और जान लेते हैं प्रबंधन के कार्यों की यदि हम बात करें तो प्रबंधन के कार्य यही हैं जो हम पढ़ चुके हैं पोस्ट कॉर्प में। पोस्ट कॉर्प और POCCC, यहां देखिए हमें अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। पहला शब्द दोनों में आता है कॉमन, नियोजन, प्लानिंग। याद रखना ये दो शब्दों से मिलकर बना है नी प्लस योजन। नी का मतलब होता है निश्चित, और योजन का मतलब होता है रूपरेखा। तो किसी कार्य की निश्चित रूपरेखा बनाना नियोजन कहलाता है, या पूर्व निर्धारित उद्देश्य की एक निश्चित रूपरेखा बनाना। किसी कार्य की निश्चित रूपरेखा बनाना, किसी कार्य की निश्चित रूपरेखा बनाना। रेखा बनाना, ये लीजिए। दूसरा शब्द आता है संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपसे पूछा जाए कि ये पहले होगा कि ये पहले होगा, तो याद रखना सबसे पहले होता है मानसिक चिंतन से शुरू। और मानसिक चिंतन क्या है? नियोजन, जिसमें किसी कार्य के हम निश्चित रूपरेखा। ऑर्गेनाइजेशन देखिए मानवीय और भौतिक संसाधनों का, दो प्रकार के संसाधन हैं, मानवीय व भौतिक संसाधनों का व्यवस्थित रूप। भौतिक संसाधनों का व्यवस्थित रूप, ये रूप औपचारिक या अनौपचारिक कैसे भी हो सकता है। अगर व्यवस्थित रूप से दोनों संसाधन हैं, इसका मतलब व्यवस्थित रूप का मतलब उसमें क्या विद्यमान है? प्रबंधन है। अगर दोनों संसाधन बिखर जाते हैं तो उसमें जो बीच में से क्या निकल जाता? प्रबंधन बाहर हो जाता है। संसाधनों को एक जगह सजोए रखना किसका काम होता है? प्रबंधनकर्ता। और प्रबंधनकर्ता के पास क्या? उसका मस्तिष्क है। इसीलिए किसी भी संगठन का मस्तिष्क किसको कहा जाता है? प्रबंधन को कहा जाता है। एक अच्छा सवाल, संगठन का मस्तिष्क, संगठन का मस्तिष्क। या देखिए हम लाइफ ब्लड, जीवन रक्त, किसको कहेंगे? प्रबंधन को कहेंगे। ये याद रखना इस चीज को। तीसरा एक शब्द आता है ऑर्गेनाइजेशन के बाद, देखिए स्टाफिंग की यदि हम बात करें, पारदर्शिता से
और योग्यता के आधार पर स्टाफिंग करनी चाहिए, नियुक्ति करनी चाहिए। तीसरे नंबर पर आता है डायरेक्टिंग, निर्देश। सबसे पहले आदेश दीजिए, आदेश देने के बाद कार्य का प्रशिक्षण दें, फिर कार्य का मूल्यांकन करें, ये डायरेक्टिंग कहलाता है। उसके बाद आता है देखिए कमांडिंग, वही निर्देश, कोऑर्डिनेशन और इधर भी कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का अर्थ होता है मानवीय और भौतिक संसाधनों में समन्वय स्थापित करना, क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन। उसके बाद आता है देखिए कंट्रोल, नियंत्रण करना, बहुत ही एक तरह से ये कहा जाए महत्वपूर्ण पार्ट होता है। अगर आप पूर्ण रूप से अपनी कमांडिंग रखते हैं, नियंत्रण रखते हैं, तो आपके संसाधन कभी बिखरेंगे नहीं। और यदि आपका नियंत्रण देखिए जैसे ढीला पड़ा, आपके संसाधन बिखरना शुरू हो जाएंगे। जैसे स्कूल के अंदर प्रिंसिपल का अगर नियंत्रण है स्कूल के ऊपर, तब तो स्कूल बहुत अच्छे से चलेगा। जिस दिन उसका नियंत्रण से बाहर हो जाएंगे, तो कोई शिक्षक कब आ रहा है, कब जा रहा है, किस तरह से बच्चे आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो वो फेल हो जाएगा संगठन। उसके बाद आता है रिपोर्टिंग, यानी लिपिबद्ध करना चाहिए जो भी काम करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात होती है बजट। बिना बजट के आप कैसे कार्य करेंगे? तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी। इनके अलावा भी देखिए और भी कई चीजें हैं, जैसे हम कहते हैं प्रेरणा या अभिप्रेरणा। प्रबंधन के क्षेत्र में देखिए मोटिवेशन का भी, इसे तो देखिए प्रबंधन की आत्मा कहा जाता है, हृदय कहते हैं इसको, प्रबंधन की आत्मा भी कहते हैं। क्योंकि अभिप्रेरणा वो चीज है निर्जीव को भी सजीव बना दे एक तरह से। यानी जो व्यक्ति नहीं पढ़ना लिखना चाहता, अगर उसे अभिप्रेरित किया जाए तो वो भी पढ़ लिख जाता है। ऐसे ही देखिए एक और आता है अपने इसके अंदर, जिसे कहते हैं संप्रेषण, कम्युनिकेशन। ये भी देखिए एक महत्वपूर्ण पार्ट है किसका, प्रबंधन का, जिसके आधार पर सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, क्षैतिज रूप से बराबर वाले लोगों में, लंबवत रूप से उच्च पद से निम्न पद की ओर, निम्न पद से उच्च पद की ओर। इसलिए संप्रेषण को कहा जाता है प्रबंधन का हाईवे, प्रबंधन का हाईवे या राजमार्ग या नाड़ी तंत्र भी कह देते हैं हम कई बार, क्योंकि सूचनाओं का आदान प्रदान किसमें होता है, संप्रेषण के माध्यम से। इस तरह से देखिए प्रबंधन के बहुत सारे कार्य हैं, एक एक करके आपने इन कार्यों को भी देखा। मूल रूप से साथियों याद होगा अपना टॉपिक था स्कूल मैनेजमेंट। अब स्कूल को प्रबंधन के साथ जोड़ते हैं तो एक नया शब्द हमारे पास निकल के आता है, जिसको हम कहेंगे स्कूल प्रबंधन या विद्यालय प्रबंधन। स्कूल प्रबंधन, अब तक तो हम अलग अलग पढ़ रहे थे, अब दोनों को जोड़ लेते हैं तो विद्यालय का प्रबंधन क्या कहलाएगा। विद्यालय का प्रबंधन देखिए वही विद्यालय के पूर्व निर्धारित, विद्यालय के पूर्व निर्धारित, पूर्व निर्धारित विद्यालय के पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने का सामूहिक प्रयास। कैसे प्रयास की बात करें, सामूहिक प्रयास, प्रोसेस, प्रयास को विद्यालय प्रबंधन कहते हैं। विद्यालय के जो लक्ष्य हैं उन लक्ष्यों को प्राप्त करना। क्या लक्ष्य है, बालक का सर्वांगीण विकास करना, बालक का होल डेवलपमेंट करना, सभी प्रकार के संसाधनों को व्यवस्थित रखना। ये किसके कार्य हैं, स्कूल मैनेजमेंट के। और स्कूल के अंदर जितने भी संसाधन होते हैं उनका प्रबंधन करना। इस तरह से देखिए स्कूल प्रबंधन, जो स्कूल के पूर्व निर्धारित लक्ष्य। इस तरह से हम दोनों के अर्थ को समझ लेते हैं। पहले हमने स्कूल के बारे में जाना, फिर प्रबंधन के बारे में, और अब विद्यालय प्रबंधन। दूसरा चीज आता है विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्य। देखिए ये सिंपल सी चीजें होती है, ज्यादा हार्ड नहीं है। ऐसे सवालों को आप पढ़ते ही हल कर देंगे। विद्यालय में जो भी संसाधन पाए जाते हैं उन संसाधनों को व्यवस्थित करना, पहला उद्देश्य। विद्यालय के लक्ष्यों की प्राप्ति करना, दूसरा उद्देश्य। बालक का सर्वांगीण विकास करना, तीसरा उद्देश्य। परीक्षा परिणामों को उन्नत बनाना, विद्यालय के संसाधनों को एक तरह से उनकी मॉनिटरिंग करना, उनके कार्यों की। ये सब किस में आते हैं, विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्य। तो इनको आप व्यवहार के रूप में जब पढ़ेंगे तो ये याद हो जाएंगे। सिंपल सिंपल बातें, ये कोई हार्ड बातें नहीं है, आप इन्हें बड़े आसानी से कर सकते हैं। अगर आप देखिए इनको अगर सॉल्व करते हैं कि उद्देश्य क्या है, तो उनको हम अच्छे से समझ भी सकते हैं।
जैसे कर्मचारियों की योग्यता और क्षमता, इसका कर्मचारी कौन है? हमारे शिक्षक हैं। तो देखिए शिक्षकों की भी एक व्यवस्था करना, ये भी विद्यालय प्रबंधन का पार्ट है। बच्चों के अंदर देखिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का संचालन करना, ये भी विद्यालय प्रबंधन का ही एक पार्ट है। बच्चे का देखिए मानसिक, शारीरिक, यानी हम शैक्षिक, सह शैक्षिक, और एक तरह से हम कह सकते हैं कि उसका होल डेवलपमेंट करना भी ये इसी का पार्ट है। अब हमारे विद्यालय के अंदर देखते हैं, हमारे स्कूल के अंदर संसाधन, विद्यालय के संसाधन, विद्यालय के संसाधन। साथियों संसाधन की यदि हम बात करें तो संसाधन जो हमारे स्कूल में उन्हें 3 भागों में बांटते हैं। 3 कौन कौन से हैं? एक तो आता है मानवीय संसाधन, मानवीय संसाधन पे सबसे ज्यादा जोर दिया लॉरेंस एप्ले ने। उन्होंने कहा जो मैनेज नहीं होता वो यही है, बाकी सब चीजें मैनेज हो जाती है। दूसरे नंबर पर भौतिक संसाधन, और तीसरा आजकल एक और मानने लगे वित्तीय संसाधन, वित्तीय संसाधन, या हम इसे धन भी कहते हैं। ठीक है, अब आप देखिए कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। मानवीय संसाधनों में देखिए एक तो शिक्षक है स्कूल के अंदर, एक शिक्षार्थी है, दूसरा देखिए शिक्षक, शिक्षार्थी और एक संस्था प्रधान। अधीनस्थ कर्मचारी, कार्मिक जो भी हैं, पियोन, बाबू वगैरह, मंत्रालय कर्मचारी जिनको कहते। इसके अलावा अभिभावक भी देखिए जुड़ा हुआ है। ठीक है, और फिर आता है भौतिक संसाधन। भौतिक संसाधनों में बात करें तो भवन, चारदीवारी, पुस्तकालय, खेल का मैदान, इनके अलावा भवन, पुस्तकालय, खेल का मैदान के अलावा भी यदि हम देखें तो और भी हैं, जैसे फर्नीचर, रंग रोगन, ऐसे। और धन में देखिए वित्त है। इन सब में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो माना गया, ये माना गया लॉरेंस एप्ले ने। तो क्यों माना है इसको सर्वाधिक महत्वपूर्ण? इसलिए माना है क्योंकि मैनेज ये नहीं होता, बाकी तो आपके पास पैसे हैं तो सब हो जाएगा सारा काम। वित्तीय खेल होता है। अगर जो कंट्रोल करना है, नियंत्रित करना है, वो है मानव। मानव बड़ा चंचल है और इसको मैनेज करना कहते हैं कि बड़ा मुश्किल काम है। और जिस दिन ये मैनेज हो गया सब कुछ हो जाएगा। इसीलिए तो कहा जाता है किसी समूह से कार्य कराने की कला ही प्रबंधन है, और ये प्रबंधन करना बड़ा मुश्किल है। इस विद्यालय के 3 प्रकार के संसाधनों को प्रबंधन करने के लिए विद्यालय कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें 2 प्रकार की कमेटियां अगले वीडियो में मैं लेके आऊँगा। दोनों प्रकार की कमेटियाँ और जिनकी बात करेंगे डिटेल से। तब तक के लिए साथियों सभी को नमस्कार।